Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we start from linear combination. We have already discussed in previous lecture, but now we discuss in context of vector space. You know that if v1, v2, vr are the vectors and k1, k2, kr are the scalars, then w is said to be a linear combination of these vectors. देयरफॉर मेरे पास ये वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 vr। इनमें से मैं किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करके एक नया वेक्टर बनाऊं w, तो ये w इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ऐड करने से पहले मैं चाहूँ तो इनके साथ स्केलर्स भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो w बराबर होगा k1 इंटू वी वन प्लस k2 इंटू वी टू प्लस के आर इंटू वी आर, और W कहलाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, V3, VR। और अगर मैं फर्स्ट टर्म ही ले लूँ सिर्फ W बराबर है K1 V1, तब भी W जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा V1 का। और यहीं से स्पैनिंग सेट का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। तो अगर मैं सिर्फ पहला वेक्टर ले लूँ तो W जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा V1 का। अगर मैं फर्स्ट टू वेक्टर ले लूँ तो मेरे पास फिर W आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा V1 V2 का। और मैं फर्स्ट थ्री ले लूँ तो W लीनियर कॉम्बिनेशन होगा V2 V3 V1। और अगर मैं पहला और तीसरा ले लूँ तो W लीनियर कॉम्बिनेशन होगा पहले और तीसरे का। ऐसे बहुत सारे जो है लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर बन सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से स्पैनिंग सेट का कॉन्सेप्ट डेवलप करूँ तो हम कह सकते हैं कि स्पैनिंग सेट वो होता है जिसमें लीनियर कॉम्बिनेशन तमाम के तमाम मौजूद होते हैं। स्पैनिंग सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। तो v1 v2 v3 vr वेक्टर्स के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हैं वो स्पैनिंग सेट में होते हैं। देयरफॉर स्टूडेंट्स, वेक्टर की एडिशन से जो नया वेक्टर बनता है वो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और स्पैनिंग सेट ऐसा सेट है जिसके अंदर तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स मौजूद होते हैं। मजीद ये कि स्पैनिंग सेट जो है वो सबसेट होता है, इसे W से डिनोट करते हैं, और किसी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस की। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं u एंड v, और ये R3 में। R3 में क्यों है? क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट जो हैं वो 3 हैं। u के कोऑर्डिनेट है 1 2 -1, v के कोऑर्डिनेट है 6 4 2। और हमें साबित ये करना है कि w जिसके कोऑर्डिनेट 9 2 7 है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है u एंड v का। नेक्स्ट पार्ट में हम साबित ये करेंगे w डैश जो है वो जिसके कोऑर्डिनेट 4 -1 8 है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि u एंड v का लीनियर कॉम्बिनेशन w है। देयरफॉर अगर W लीनियर कॉम्बिनेशन है, W लीनियर कॉम्बिनेशन है U और V का, तो W को सेटिस्फाई करना चाहिए दिस इक्वेशन। W इज इक्वल टू K1U प्लस K2V लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन है। तो मैंने इस इक्वेशन में वैल्यूज रख दी। W की वैल्यू है 9 2 7, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह K1 रख दिया, और u की वैल्यू है 1 2 -1, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। प्लस k2 रख दिया यहाँ पे, और v की वैल्यूज हैं 6 4 2, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। नाउ k1 और k2 को मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ इनको अरेंज कर देते हैं इनके ऑर्डर के हिसाब से। तो k1 मल्टीप्लाई होगा u से और k2 मल्टीप्लाई होगा v से। तो पहले कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 9 बराबर होगा k1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस k2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये 9 पहला कोऑर्डिनेट बराबर आ गया k1 प्लस 6 k2। देन सेकंड कोऑर्डिनेट बराबर होगा k1 को मल्टीप्लाई करूं 2 से और k2 को मल्टीप्लाई करूं 4 से। तो 2 मेरे पास बराबर आ जाएगा
टू के वन प्लस फोर के टू। इसी तरह लास्ट वाला कोऑर्डिनेट मेरे पास आएगा किसके बराबर, के वन को मल्टीप्लाई करूँ -1 से और के टू को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा 7 जो है वो किसके बराबर आएगा, -k1 प्लस 2k2। तो मैंने k1 को मल्टीप्लाई किया u से और k2 को मल्टीप्लाई किया v से, और इस तरह इनको लिखा कि इनके कोऑर्डिनेट वाइज लिखा, यानी कि पहले कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लिकेशन लिखी, फिर कॉमा लिखा, फिर दूसरे कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लिकेशन लिखी, फिर कॉमा लिखा, फिर तीसरे कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लिकेशन लिखी। तो पहले कोऑर्डिनेट में मैं फिर बता दूं आपको, k1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, k2 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया। दूसरे कोऑर्डिनेट में k1 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, k2 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया। तीसरे कोऑर्डिनेट में k1 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, k2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो 9 बराबर हो जाएगा k1 प्लस 6k2, ये आ गया। 2 बराबर हो जाएगा 2k1 प्लस 4k2, ये आ गया। 7 बराबर हो जाएगा -k1 प्लस 2k2, ये तीसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ मैं आपको दोबारा समझा दूं कि 9 जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर w का, जबकि k1 जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है u का, जब हमने उसको k1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 6k2 जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है v का, जब हमने उसे k2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में जो 2 जो है वो w का सेकंड कोऑर्डिनेट है, और 2k1 जो है वो u का सेकंड कोऑर्डिनेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ k1। इसी तरह 4k2 जो है v का सेकंड कोऑर्डिनेट है जब हमने इसे k2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट इक्वेशन जो है उसमें 7 जो है वो w का थर्ड कोऑर्डिनेट है, और -k1 जो है वो u का थर्ड कोऑर्डिनेट है k1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2k2 जो है वो v का थर्ड कोऑर्डिनेट है k2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसे आप गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। हमने बेशुमार क्वेश्चन जो है गॉसियन एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन के किए हैं, तो आप उनमें से कोई मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेहतर है कि गॉसियन एलिमिनेशन यूज़ कर लें। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, तो k की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -3 और 2। तो मेरे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन थी, W बराबर है k1u प्लस k2v, वहाँ मैंने k1 और k2 की वैल्यूज रख दी। k1 आया मेरे पास -3 और k2 आया 2, तो W बराबर है -3u प्लस 2v। क्योंकि k1 और k2 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये है कि W भी जो है वो u और v का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर k1 और k2 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती और हम इसे नहीं निकाल पाते, तो फिर W भी हमारा जो है लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता u और v का। जैसे कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसके। अब यहाँ पे हमारे पास W डैश है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1, 8। तो हमें ये साबित करना है कि W जो है, हमें ये साबित करना है, या आप ये कह सकते हैं कि हमें ये मालूम करना है कि W जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U और V का है या नहीं है। वही तरीका है कि हम क्या करेंगे, पहले एक लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी है, W डैश बराबर है k1u प्लस k2v। जिस तरह हमने पिछले वाले पार्ट में किया था उसी तरह हमने जो है U और V की वैल्यूज यहाँ रख दी हैं। फिर k1 से मल्टीप्लाई करके इसको कोऑर्डिनेट के ऑर्डर में रख दिया है, जैसे ये पहले पार्ट में किया था हमने। तो k1 को u से मल्टीप्लाई किया, k2 को v से मल्टीप्लाई किया, इनके पहले कोऑर्डिनेट्स को ये रख दिया, दूसरे कोऑर्डिनेट्स को ये रख दिया, और तीसरे कोऑर्डिनेट को ये रख दिया। तो k1 का जब u से मल्टीप्लाई किया तो पहला कोऑर्डिनेट आया k1, और k2 को v से मल्टीप्लाई किया तो पहला कोऑर्डिनेट आया 6k2, वो ये आ गया k1 प्लस 6k2। सेकंड कोऑर्डिनेट बन रहा है 2k1 प्लस 4k2, ये आ गया 2k1 प्लस 4k2। और थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है -k1 प्लस
2k2, ये थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया। इस दफा हमें इसे इक्वेट करना है डब्ल्यू डैश से। डब्ल्यू डैश के कोऑर्डिनेट है 4 कॉमा -1 कॉमा 8। तो 4 बराबर होगा k1 प्लस 6k2, -1 बराबर होगा 2k1 प्लस 4k2 एंड 8 बराबर होगा -k1 प्लस 2k2। और ये तीनों इक्वेशंस यहाँ आ गई। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या कहते हैं, गॉसियन एलिमिनेशन के जरिए। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे गॉसियन एलिमिनेशन के जरिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आई हैं ये इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इसके अंदर k1 और k2 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। आप इनको सॉल्व करके k1 k2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। लिहाजा हम कह सकते हैं कि w जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है u एंड v का। w इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v। नाउ अब इस एग्जाम्पल में हम टेस्ट करेंगे फॉर स्पैनिंग सेट के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं v1 v2 v3। v1 है 1 1 2, v2 है 1 0 1 एंड v3 है मेरे पास 2 1 3। ये सारे वेक्टर R3 में हैं जैसा कि आपको पता है क्योंकि इनके तीन कोऑर्डिनेट हैं। तो हम इनका एक आर्बिटरी वेक्टर ले लेते हैं जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मान लेते हैं, जिसको हम, तो वो आर्बिटरी वेक्टर जो कि इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो b है और इसके कोऑर्डिनेट है b1 b2 b3। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन b बराबर होगा k1 इंटू वी वन, k2 इंटू वी टू एंड k3 इंटू वी थ्री। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन w बराबर बराबर था k1 इंटू वी वन प्लस k2 इंटू वी टू। वहाँ पे w जो है वो दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे b जो है वो तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, v1 v2 v3। तो b बराबर हो जाएगा k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3। अब हम इनके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। b के कोऑर्डिनेट b1 b2 b3 यहाँ पे लिख दिया, k1 v1 के कोऑर्डिनेट 1 1 2 यहाँ लिख दिया, k2 v2 के कोऑर्डिनेट 1 0 1 यहाँ पे लिख दिया और k3 के साथ v3 के कोऑर्डिनेट 2 1 3 यहाँ लिख दिया। फिर हमने k1 से मल्टीप्लाई किया v1 को, k2 से मल्टीप्लाई किया v2 को और k3 से मल्टीप्लाई किया v3 को, और फिर इनको कोऑर्डिनेट के ऑर्डर में लिख दिया। k1 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। k2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। k3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर b का फर्स्ट कोऑर्डिनेट b1 है। तो ये सारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गए। फिर k1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। k2 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। k3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो ये यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेट आ गया या इनका सम आ गया। उसके बाद k1 2 से मल्टीप्लाई हो गया, k2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, k3 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट का सम आ गया। फिर हमने इसको इक्वेट कर लिया। b1 बराबर होगा k1 प्लस k2 प्लस 2k3, b2 बराबर होगा k1 प्लस k3 और b3 बराबर होगा 2k1 प्लस k2 प्लस k3। यहाँ मैं आपको एक बात दोबारा बता दूं कि हमने ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा है। पहले कोऑर्डिनेट की जितनी मल्टीप्लिकेशन है वो सब ऐड करके यहाँ लिखा है, कॉमा दूसरे कोऑर्डिनेट की जितनी मल्टीप्लिकेशन है वो सब ऐड करके यहाँ लिखा है, और तीसरे कोऑर्डिनेट की जितनी मल्टीप्लिकेशन है वो सब ऐड करके यहाँ लिखा है। अब हम इसको इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने पे मेरे पास ये तीन इक्वेशंस आ गई। फिर हमने k1 k2 k3 के कोफिशिएंट को यूज करके एक मैट्रिक्स बना लिया A, और फिर A का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। इस वाले एग्जाम्पल में A का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि v1 v2 v3 डोंट स्पैन R3, यानी कि v1 v2 v3 जो है वो स्पैन नहीं करते हैं R3 को या R3 को फैलाते नहीं हैं। इसके मायने ये बनते हैं कि
इन वेक्टर्स से ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट नहीं बनेगा, यानी कि स्पैनिंग सेट नहीं अवेलेबल होगा। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कुछ वैल्यू आ जाती अदर देन ज़ीरो, तो फिर हम कह सकते हैं कि V1 V2 V3 जो है वो स्पैन करते हैं R3 को, यानी कि एक स्पैनिंग सेट होगा जिसमें इन वेक्टर्स के ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, बट ज़ीरो आने पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। नाउ वी चेक लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट। इफ S V is equal to V1 V2 V3 is a set of two or more vectors in a vector space V, then S is said to be a linearly independent set if no vector in S can be expressed as a linear combination of the others. And definitely a set is not a linearly independent, is said to be linearly dependent. तो अगर मेरे पास एक सेट है S, उसके अंदर वेक्टर्स है V1 V2 V3 VR, सही है, और इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनाया जा सकता, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप ये देखें, ये लीनियर कॉम्बिनेशन की पुरानी इक्वेशन ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे W आता था, जो इन वेक्टर्स का V1 V2 V3 VR का लीनियर कॉम्बिनेशन होता था। अब W की जगह ज़ीरो है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को साबित करने के लिए हमें उसी इक्वेशन में W की जगह ज़ीरो चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, यानी कि उसके अंदर जो वेक्टर्स होते हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा ये इक्वेशन जो पहले W के बराबर होती थी, अब ये ज़ीरो के बराबर है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के लिए। लीनियरली इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, और मेरे पास तीन वेक्टर हैं V1 V2 V3, और डेफिनेटली ये R3 में है, और इनके कोऑर्डिनेट हैं, V1 के कोऑर्डिनेट है 1 -2 3, V2 के कोऑर्डिनेट है 5 6 -1, एंड V3 के कोऑर्डिनेट है 3 2 1। तो हम यहाँ पे फिर वही इक्वेशन यूज करते हैं जो मिलती जुलती इक्वेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन से। लीनियर इंडिपेंडेंट की इक्वेशन है में जीरो आता है, और लीनियर कॉम्बिनेशन की इक्वेशन में यहाँ पे डब्ल्यू आता है। बाकी वही के वन इंटू वी वन है, प्लस के टू इंटू वी टू है, और के थ्री इंटू वी थ्री है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं कि लीनियर कॉम्बिनेशन में यही वाली इक्वेशन किसी वेक्टर डब्ल्यू के बराबर होती है, बट स्पैनिंग सेट में या टेस्ट फॉर स्पैनिंग में यही वेक्टर W जो है वो किसी आर्बिटरी वेक्टर B के बराबर होता है, और लीनियर इंडिपेंडेंसी में यही इक्वेशन जीरो के बराबर होती है। अब यहाँ पे हम V1 V2 V3 के कोऑर्डिनेट रख देते हैं, ये हमने कोऑर्डिनेट रख दिया, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कोऑर्डिनेट वाइज। तो पहले कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लिकेशन करें तो k1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, k2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, k3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये बराबर आएगा 0 के, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये आ गया k1 प्लस 5k2 प्लस 3k3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो k1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, k2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, k3 मल्टीप्लाई होगा 2 के, और ये भी 0 के बराबर है। ये आ गई ये वाली इक्वेशन, ये आ गई -2k1 प्लस 6k2 प्लस 2k3। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए हम k1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, k2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, k3 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इन सब का सम फिर 0 के बराबर है। तो मेरे पास ये तीसरी इक्वेशन आ गई 3k1 माइनस k2 प्लस k3 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये तीन इक्वेशंस है और तीन अननोन है, और आप इसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन या गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व करके k1 k2 k3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मेरे पास k1 की वैल्यू आ रही है -1/2 t, k2 की वैल्यू आई है -1/2 t, और k3 की वैल्यू आई है t। तो ये जो k1 k2 k3 का सलूशन आया है, ये एक नॉन ट्रिवियल सलूशन है, हैंस डेट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर नॉन ट्रिवियल सलूशन आए तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर जो है लीनियरली
डिपेंडेंट हैं, यानी कि हमारा इंडिपेंडेंसी का चेक जो है वो रॉन्ग साबित हो गया और वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। तो वेक्टर को इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आए, यानी कि k1 k2 k3 की वैल्यू क्या है, 0 0 0 आए, तब जो है वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस केस में हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं क्योंकि हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम्पल जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो R4 में, यानी कि हर वेक्टर के 4 कोऑर्डिनेट हैं। तो हमने उसी तरह लीनियर इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। हमने इक्वेशन बना लिया k1 v1 k2 v2 k3 v3 और इंडिपेंडेंट होने के लिए इसको 0 के बराबर लिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब हमें v1 की जगह हमने ये वेक्टर रख दिया v1, v2 की जगह हमने ये v2 वेक्टर रख दिया, v3 की जगह हमने ये v3 वेक्टर रख दिया। और हमारे पास अब 0 जो है वो 4 कोऑर्डिनेट का होगा वेक्टर, क्योंकि मेरे पास बाकी तमाम वेक्टर भी जो है 4 कोऑर्डिनेट के हैं। अब k1 जो है वो बारी-बारी तमाम कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, k2 भी और k3 भी। तो पहले इक्वेशन बनाएंगे हम, पहले कोऑर्डिनेट की k1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, k2 मल्टीप्लाई होगा 4 से और k3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, और ये बराबर होंगे 0 के। इनका सम बराबर होगा 0 के। तो इक्वेशन 1 मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही इक्वेशन 1, k1 प्लस 4k2 प्लस 5k3। इसी तरह इक्वेशन 2 भी बनाएंगे। k1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, k2 मल्टीप्लाई होगा 9 से एंड k3 मल्टीप्लाई होगा 8 से, और ये 0 के बराबर होगा। तो ये आ गया 2k1 प्लस 9k2 प्लस 8k3 इज इक्वल टू 0। नाउ k1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, k2 मल्टीप्लाई होगा 9 से और k3 मल्टीप्लाई होगा 9 से, और ये 0 के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन आ गई 2k1 प्लस 9k2 प्लस 9k3 इज इक्वल टू 0। नाउ क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट है तो आखिरी इक्वेशन बनेगी k1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, k2 मल्टीप्लाई होगा -4 से और k3 मल्टीप्लाई होगा -5 से, और ये 0 के बराबर होगा। तो लास्ट इक्वेशन बन गई -k1 प्लस -4k2 -5k3 इज इक्वल टू 0। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लें गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन या गॉसियन एलिमिनेशन के ज़रिए, और आप k का सोल्यूशन सेट बना लें या k की वैल्यूज़ निकालने हैं। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया गॉसियन एलिमिनेशन से, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया k का, k1 0 आया, k2 0 आया, k3 0 आया। ये एक ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं कि v1 v2 v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो प्रीवियस केस में हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया था, तो हम कह रहे थे कि वो जो वेक्टर्स थे v1 v2 v3 है वो लीनियरली डिपेंडेंट थे। इस केस में हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आया, यानी कि आंसर 0 0 0 आया है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारे जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नाउ वी स्टार्ट बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस। If S is equal to v1, v2, v3, vn is a set of a vectors in a finite dimensional vector space V, then S is called a basis for V. If S span V, S is linearly independent। तो मेरे पास एक सेट है S, उसके अंदर वेक्टर्स है v1, v2, v3, vn। तो ये S जो है वो बेसिस ऑफ V कब कहलाएगा, या इनके अंदर मौजूद वेक्टर जो है बेसिस वेक्टर कब कहलाएंगे, जब S जो है वो स्पैन V करे, यानी कि स्पैनिंग टेस्ट क्लियर करे, और S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें ज़्यादा आसानी होगी। तो मेरे पास अगेन तीन वेक्टर हैं v1 v2 v3, और इनके कोऑर्डिनेट 1 2 1 v1 के कोऑर्डिनेट हैं, और v2 के कोऑर्डिनेट 2 9 0 है, और v3 के कोऑर्डिनेट 3 3 4 है। और ये डेफिनेटली हर किसी के तीन तीन कोऑर्डिनेट है, तो ये R3 के अंदर है। तो ये वेक्टर्स जो है वो बेसिस वेक्टर हैं R3 के या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहले ये कि S जो है स्पैन करता है V को, और दूसरा ये कि S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि S जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसके लिए हमारे पास वही पुरानी इक्वेशन है। पहले मेरे पास स्केलर जो है k1 k2 k3 होते थे, यहाँ पे स्केलर c1 c2 c3 ले लिया है। तो
C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 बराबर है 0। ये टेस्ट है लीनियरली इंडिपेंडेंसी की, यानी कि ये वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। इसी तरह हम हमें ये चेक करना है कि स्पैन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये वेक्टर्स क्या कहते हैं R3 को। तो उसके लिए हमारा हम क्या करते हैं कि आर्बिटरी वेक्टर ले लेते हैं बी, और यही इक्वेशन हमारे पास आर्बिटरी वेक्टर बी के बराबर होती है। और तीसरा कंडीशन भी आपको पता है कि अगर यहाँ पे एक वेक्टर डब्ल्यू हो तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन का टेस्ट होता है, जो हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करना है और क्या कहते हैं स्पैन देखना है कि स्पैन वेक्टर जो है वो स्पैन कर रहा है नहीं कर रहा वी को। तो यहाँ पे मैं V1 V2 V3 रख लूँ और फिर अगेन इक्वेट करके तीन इक्वेशन बनाऊँ, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो मेरे पास वो तीन इक्वेशन ये आ जाएंगी। ये तीन इक्वेशन जो हैं वो मैंने लीनियर इंडिपेंडेंस वाली इक्वेशन से बनाई है। जिस तरह मैंने पहले इक्वेट कर करके बनाया है उसी तरह ये भी बनाई है। इसी तरह ये स्पैनिंग टेस्ट में की इक्वेशन में मैं अगर V1 V2 V3 रख के और उसके बाद C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर लूँ तो मेरे पास तीन मजीद इक्वेशंस आ जाएंगी, वो ये होंगी। ये वाली जो इक्वेशंस आई हैं वो स्पैनिंग टेस्ट से आई हैं, और ये वाली जो इक्वेशन आई है वो लीनियरली इंडिपेंडेंस से आई हैं। ऑल्दो कि दोनों एक जैसी इक्वेशंस ही हैं, बट लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जीरोस आ रहे हैं लीनियर इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए, और यहाँ पे B1 B2 B3 आर्बिटरी वेक्टर के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं स्पैनिंग टेस्ट के लिए। फिर हमने यहाँ पे C1 C2 C3 के कोफिशिएंट को यूज करके एक मैट्रिक्स बना लिया है A, और स्पैनिंग टेस्ट के लिए हमें A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अगर A का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि V1 V2 V3 डोंट स्पैन B। लेकिन यहाँ पे A का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर आता है -1 के। इसका मतलब ये है V1 V2 V3 जो है वो स्पैन करते हैं V को और एक स्पैनिंग सेट बना सकते हैं। यानी कि V1 V2 V3 के कॉम्बिनेशन से हम R3 के वेक्टर स्पेस को फैला सकते हैं या स्पैन कर सकते हैं। इसी तरह लीनियरली इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है और C1 C2 C3 की वैल्यूज निकालनी है। अगर C1 C2 C3 की वैल्यूज नॉन ट्रिवियल आती है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, और अगर ट्रिवियल सोल्यूशन आता है यानी कि 0 0 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर V1 V2 V3 जो कि इस क्वेश्चन में थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये आप इसको गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व कर लें और C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल लें और चेक कर लें कि अगर वो ट्रिवियल सोल्यूशन आता है 0 0 0 तो इसका मतलब है कि आपका जो ये वेक्टर्स थे V1 V2 V3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर V1 V2 V3 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए और हमने ऑलरेडी ये चेक कर लिया है कि ये स्पैन करते हैं वेक्टर स्पेस V को, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिए गए थे ये बेसिस वेक्टर है फॉर R3 के लिए। तो मैं रिवाइज कर दूं कि हमने बेसिस वेक्टर चेक करने के लिए क्या किया कि हमने दो टेस्ट किए। एक ये चेक किया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये वेक्टर्स। दूसरा ये चेक किया कि ये वेक्टर स्पेस V को स्पैन करते हैं या नहीं करते। तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक की और वेक्टर V का स्पैनिंग सेट बनाते हैं या नहीं बनाते ये चेक किया। तो हमने ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए ये इक्वेशंस बनाई और स्पैनिंग के सेट के लिए हमने ये इक्वेशंस बनाई। फिर हमने C1 C2 C3 के कोफिशिएंट को यूज करके ये मैट्रिक्स बनाया। अब चाहे आप कोफिशिएंट इस स्पैनिंग इक्वेशन से ले लें या लीनियरली इंडिपेंडेंट C के इक्वेशन से ले लें, कोफिशिएंट जो है C1 C2 C3 का जो निकलेगा वो यही निकलेगा और मैट्रिक्स जो है वो यही मैट्रिक्स बनेगा। तो हमने स्पैनिंग टेस्ट के लिए ये स्पैनिंग इक्वेशंस के से को यूज करके C1 C2 C3 के कोफिशिएंट से ये मैट्रिक्स बनाया और इसका डिटर्मिनेंट निकाला। इसका डिटर्मिनेंट एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आया। इसका मतलब ये है कि V1 V2 V3 वेक्टर्स जो हैं वो स्पैन करते हैं वेक्टर स्पेस V को। और फिर हमने इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया
तो इसका जो रिजल्ट आया या इसके जो आंसर आया, जो सोल्यूशन आया C1 C2 C3 का, वो एक ट्रिवियल सोल्यूशन था। यानी कि C1 C2 C3 की वैल्यू 0 0 0 आई और ये ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन ही इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V1 V2 V3 वेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट थे। तो जो V1 V2 V3 वेक्टर इस क्वेश्चन में गिवन थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और वो स्पैन भी करते हैं वेक्टर स्पेस V को। तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर जो हैं वो बेसिस वेक्टर हैं फॉर R3। Dimension of a vector space. The dimension of a finite dimensional vector space V is denoted by dimension V, dim of V, and it's defined to be the number of vectors in basis for V. In addition, the zero vector space is defined to have dimension 0. तो डायमेंशन जो किसी वेक्टर स्पेस V का डिफाइन होता है वो नंबर ऑफ वेक्टर इन अ बेसिस फॉर V, यानी कि उसके कितने बेसिस वेक्टर हैं इस बात से डिफाइन होता है। यानी कि किसी वेक्टर स्पेस में स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर जो है वो 3 हैं तो इसका मतलब है वो 3 डायमेंशन है, या 6 हैं तो इसका मतलब है 6 डायमेंशन है। जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स बेसिस वेक्टर्स होंगे उतने ही डायमेंशन होगी उस वेक्टर स्पेस की। अब ये नीचे कुछ डायमेंशंस की एग्जांपल्स हैं। तो आर एन वेक्टर स्पेस में एन डायमेंशन होते हैं और स्टैंडर्ड बेसिस हैज़ एन वेक्टर्स। इसी तरह पॉलिनोमियल वाले केस में एन प्लस वन डायमेंशन होते हैं और स्टैंडर्ड बेसिस हैज़ एन प्लस वन वेक्टर्स। यानी कि बेसिस वेक्टर जो एन प्लस वन होते हैं, आर एन में बेसिस वेक्टर एन होते हैं। यानी कि अगर आप 3 कोऑर्डिनेट वाला वेक्टर्स लेंगे तो उसके बेसिस कितने होंगे, 3 होंगे। यानी कि R3 में द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर जो है वो कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरह मैट्रिक्स के फॉर्म में जो स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर हैं वो m इंटू n होते हैं। यानी कि अगर आपका वेक्टर स्पेस मैट्रिसेस बेस्ड है तो मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगा यानी कि उसके जितने रोज और कॉलम का मल्टीपल होगा उतने बेसिस वेक्टर होंगे। तो इसकी डायमेंशन होगी m इंटू n। So the last topic of this lecture is rank and nullity. The common dimension of the row space and column space of a matrix A is called the rank of A and is denoted by rank A. The dimension of the null space of A is called nullity of A is denoted by nullity A. Therefore, dimension theorem for matrices is if A is a matrix with n columns, then rank A plus nullity is equal to n dimension. तो रैंक एंड नलिटी की डेफिनेशन के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।